इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोग को जो है जो पहली विषय वस्तु पढ़नी है वो है, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मैथ पढ़ते हैं तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा तभी तो मैथ पढ़ेंगे। मान लीजिए मैथ पढ़ने के लिए गए तो पहले ही दिन जाकर मैथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहले दिन थोड़ा पढ़ा जाता है। ये तो जब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ आ हो जाता है तब ये सब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा शुरू होता है ना। तो हम लोग सबसे पहला चीज पढ़ेंगे कि आईआर का जो एबीसीडी है इसका भी थ्योरी होता है, ये भी एक सब्जेक्ट है जो हम लोग जीएस कहते हैं। एक्चुअल में आईआर की जो विषय वस्तु है वो करंट है, आईआर की विषय वस्तु करंट है, लेकिन इसका भी एबीसीडी होता है। एबीसीडी का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक फ्रेमवर्क, आधारभूत संरचना। तो पहला चीज जो हम लोग को पढ़ना है इसका आधारभूत संरचना पढ़ना है, बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ना है। तो बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब है कि जितना भी पेपर में टर्म निकलता है, जैसे मैं कहूं कि विदेश नीति क्या है, अब रोज आप विदेश नीति सुनते हैं, लेकिन विदेश नीति होता क्या है। मैं कहूं कि मान लीजिए जैसे पढ़ते होंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, ये रोजाना पेपर में निकलता है। तो ये जो टर्म है उसका आधारभूत संरचना है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि विदेश नीति क्या होता है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय हित क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय शक्ति क्या होता है, जैसे शक्ति संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। जैसे एक टर्म आता है सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा क्या होता है, सामूहिक प्रतिरक्षा क्या होता है। या मान लीजिए जैसे हम लोग कहते हैं कूटनीति, डिप्लोमेसी, या इसी को राजनय कहा जाता है। तो राजनय क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं, आप लोग पढ़ते हैं भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भू अर्थनीति, जियो इकोनॉमिक्स, जैसे आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जैसे फैन कम कर दीजिए, तो ये फैन चला दीजिएगा, ये वाला, ये इसको कम कर दीजिए, नियो। या इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं जैसे नॉर्थ साउथ संवाद, जैसे हम लोग पढ़ते हैं साउथ साउथ सहयोग, जैसे आजकल पेपर में देखे होंगे निकल रहा होगा साउथ साउथ कोऑपरेशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन, या नॉर्थ साउथ जो है डायलॉग। हाँ, उस सम्मेलन में साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया गया था। अब साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया गया तो आपको टर्म क्लियर होगा तो उससे जोड़कर क्वेश्चन पूछेगा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन से क्या समझते हैं, भारत जो है साउथ साउथ सहयोग के में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब जैसे मान लीजिए और भी कुछ लिखता हूं, जैसे मान लीजिए आप लोग पेपर में पढ़ते हैं आजकल एनपीटी, जैसे सीटीबीटी, जैसे स्टार्ट, या जैसे पढ़ते हैं साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, या इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एफएमसीटी, या मान लीजिए सपोज करिए कि और दूसरे तरह का मुद्दा लेता हूं, जैसे आप लोग मान लीजिए पढ़ते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार, या नव शीत युद्ध, ये टर्म है हम लोग को। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं शीत युद्ध, नव शीत युद्ध। अभी नहीं पेपर में आजकल पढ़ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन यूक्रेन जो संकट है वो एक प्रकार से कोल्ड वार की तरह है, पढ़ते होंगे। संपादकीय लेख में आता क्या, संपादकीय लेख में केवल 3 लाइन करंट होता है, बाकी बेस होता है। आप जो समझते हैं कि सब करंट है ना, करंट नहीं है, क्योंकि आपने आईआर को पढ़ा ही नहीं, आपको सब करंट ही नजर आता है। वो जो लिखता है उसमें 3 ही लाइन काम का होता है, बाकी सब बेसिक है। हम लोग पेपर मान लीजिए पढ़ लेते हैं तो 1 घंटे में 2-3 पेपर देख देते हैं,
क्योंकि हमको पता है कि क्या लिखा होगा, उसमें 3 लाइन हम पढ़ें, काम का चीज मैं पढ़ लेता हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उतना तो हमको पता ही है। ये चीज आपको भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ही तो यूक्रेन संकट की समस्या आई, तो सोवियत संघ का विघटन वो समझना जरूरी है। यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूएसएसआर का विघटन, या मान लीजिए यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसके बाद अमेरिकी प्रभुत्व का सिद्धांत चला, अमेरिकन हेजोमोनी। तो अमेरिकी प्रभुत्व क्या होता है? अमेरिकी प्रभुत्व क्या होता है? मान लीजिए जैसे आजकल चलता है इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा भारतवंशी, नहीं पढ़ते हैं रोज तो पेपर में पढ़ते हैं, आज भी खूब सुने होंगे, मोदी साहब गए हैं तो आज भी सुने होंगे कि अमेरिका में 50 लाख जो है भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये जो 50 लाख लोग हैं तो कहीं न कहीं भारतवंशी जो लोग हैं, तो किस तरह से जो है देखा जाए तो भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो भारतवंशी लोग क्या होता है, ओल्ड डायस्पोरा क्या होता है, न्यू डायस्पोरा क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एनआरआई जैसे जितना भी समझते हैं ये सब, ये बेसिक इसका कंसेप्ट। ऐसे तो ये हम लोग का पहला टॉपिक तो यही रहेगा, इसमें 4-5 दिन लगता है। तो एक बनाइए पहले, या तो फोटो खींच लीजिए घर पे लिख डालिएगा, क्योंकि बहुत कैसे लिख पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पहला चीज है आधारभूत संरचना, और आधारभूत संरचना में सब लिस्ट बना डालिए, 1 2 3 4 5 6, विदेश नीति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक प्रतिरक्षा, शीत युद्ध, नव शीत युद्ध, कूटनीति, भू राजनीति, भू अर्थनीति, ऐसे लिखिए। और भी कुछ छूटा होगा तो जो हमको याद आया मैं लिख दिया। नियो क्या होता है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, बस आप तो नियो लिख दीजिए, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। नॉर्थ साउथ संवाद क्या होता है, साउथ साउथ सहयोग क्या होता है, एनपीटी, ओपेक भी होता है, ओपेक प्लस भी होता है, उस संगठन का अलग टॉपिक है, उस संगठन का अलग टॉपिक है, तो मैं पहला टॉपिक लिखा हूं, ये तो सब 4-5 दिन में हो जाएगा, ये जितना लिखा हूं सब। NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, पूरा मत लिखिए, मैं लिख देता हूं, लेकिन लिखिएगा मत। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोज पेपर में निकलता है, बस ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको सब शब्द दिखाई देगा। नियो हो गया, फिर नॉर्थ साउथ संवाद, फिर साउथ साउथ सहयोग, फिर एनपीटी, सीटीबीटी, एफएमसीटी, स्टार्ट, ऐसे लिख डालिए। हाँ लिख डालिए, उसमें क्या है। साल्ट, एफएमसीटी, यूएसएसआर का विघटन, अमेरिकी प्रभुत्व, भारतवंशी, ठीक है। तो जब ये पूरा टॉपिक जान जाएंगे, मतलब कि ये टर्म जान जाएंगे, अब उसके बाद हम लोग जो है फिर सिलेबस शुरू करेंगे। ये तो अभी हम लोग ABCD पढ़ेंगे इसका, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ABCD है। अब जब लिख दिए, लिखिए। अब इसके बाद हम लोग का जब सिलेबस है वो दूसरा नंबर टॉपिक है। सिलेबस का मतलब कि भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति। तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, भारत की विदेश नीति का जो सिद्धांत है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम या नेम, या मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं लुक ईस्ट, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, उसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है, लुक ईस्ट पॉलिसी। और जैसे आजकल चलता है
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे चलता है लुक वेस्ट पॉलिसी, जैसे आप लोग पढ़ते हैं पंचशील सिद्धांत, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत, जैसे आजकल चलता है मोदी डॉक्ट्रिन, कि भाई मोदी डॉक्ट्रिन का मतलब मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश नीति पे क्या परिवर्तन आया है, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए अब एक आजकल आता है कोरोना संकट के बाद जो है विदेश नीति का एक नया आयाम आया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, टर्म देखते होंगे, रणनीतिक स्वायत्तता। तो रणनीतिक स्वायत्तता क्या होता है? रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसको बोलते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता। अब जैसे अब इससे प्रश्न क्या आता है, यूक्रेन संकट के बाद विदेश नीति, यूक्रेन संकट का जो है भारत के विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, यूक्रेन संकट ने भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया है? मैं बताया ना कि इस विषय का जो विषय वस्तु है वो करंट है। आईआर का मतलब केवल करंट की घटना नहीं, आईआर की विषय वस्तु ही करंट है, पढ़ना करंट ही है, लेकिन आप कुछ बेस जानेंगे तभी तो उस पर करंट चलेगा। मैं पूछ रहा हूं कि पंचशील सिद्धांत से क्या समझते हैं? वर्तमान विश्व व्यवस्था में पंचशील सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है? तो पंचशील सिद्धांत पहले जानना पड़ेगा, फिर तो उसको जोड़ना पड़ेगा वर्तमान से, इस तरह से। जैसे यूक्रेन संकट, तो यूक्रेन संकट क्यों उत्पन्न हुआ, यूक्रेन संकट का जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यूक्रेन संकट का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अब मान लीजिए उसी में मैं जटिल थोड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा कि यूक्रेन संकट के कारण जो है भारत रूस या भारत अमेरिका, भारत चीन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग का तीसरा जो सिलेबस है, नंबर 3, वो सिलेबस है समूहगत संबंध, ग्रुपिंग, समूहगत संबंध। तो समूहगत संबंध का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे मान लीजिए भारत, मध्य एशिया, भारत, लैटिन अमेरिका, भारत, यूरोप, भारत, अफ्रीका, भारत, यूरेशिया, भारत, ओसेनिया, ऐसे क्वेश्चन आता है। हर साल एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, कभी लैटिन अमेरिका पूछा होगा, कभी अफ्रीका पूछा होगा, कभी मध्य एशिया पूछा होगा। ये हम लोग का सिलेबस है, कोई मैं अलग से थोड़ी लिखवा रहा हूँ कुछ भी, सब सिलेबस है। सिलेबस हम लोग कभी देखते ही नहीं सिलेबस में लिखा क्या है। एक तो सबसे बड़ी गलती है, सिलेबस ही नहीं देखते सिलेबस में है क्या, चुपचाप पढ़े जा रहे हैं। अरे सिलेबस तो देखिए, सिलेबस में देखिए मैं बताता हूँ, ये जो सिलेबस है उसमें लिखा है भारत तथा उसके पड़ोसी संबंध, फिर सिलेबस में लिखा है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। तो ये जो वैश्विक समूह है वही है,
फिर मान लीजिए भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। भारत के हित भारतीय प्रदेश पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच, उसके अधिदेश, संरचना, कार्यप्रणाली, ये सिलेबस है। उसी सिलेबस को मैं जो है डिफाइन कर रहा हूं। तो ये हम लोग का तीसरा टॉपिक तो ये है। कभी देखिए पेपर में मध्य एशिया, भारत मध्य एशिया से क्यों संबंध बनाना चाहता है, अफ्रीका भारत से क्यों संबंध बनाना चाहता है, लैटिन अमेरिका भारत से क्यों संबंध बनाना चाहता है। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। आप सोचेंगे लीजिए, क्योंकि आप जब नहीं पढ़े हैं तो आपको कठिन लग रहा है कि लैटिन अमेरिका से भारत क्यों संबंध बनाना चाहता है, ये कैसे लिखेंगे। एक बार याद हो जाएगा, अगले जन्म में भी याद आएगा। अभी पढ़ाता हूं। एक बार वो आपको जब बेस क्लियर हो जाएगा, आप देखते हैं जैसे मान लीजिए जो लोग पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, अच्छा से पढ़े हुए हैं, एमए एमफिल अच्छा से किए हैं, उन लोगों को बारहवीं में भी आप उठा कर बोलेंगे कि ये चीज है, वो तुरंत बताना शुरू कर देंगे। कारण क्योंकि उनका बेस मजबूत है, वो सिर्फ पढ़े नहीं, उसको समझे हैं। इसको जब समझेंगे तो याद आएगा। फिर अब चौथा जो टॉपिक है, ये तो तीसरा हुआ, चौथा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध। तो महत्वपूर्ण जो द्विपक्षीय संबंध है, उसमें हम लोग को ध्यान रखना है, दो तरह का संबंध पढ़ना चाहिए। एक तो संबंध पढ़ना चाहिए महाशक्तियों के साथ क्या हमारा संबंध है। तो महाशक्तियों के साथ संबंध, इसमें दो तरह का चीज है। एक तो महाशक्तियों के साथ संबंध, महाशक्तियों के साथ संबंध, और दूसरा है अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंध या अन्य देशों के साथ संबंध। तो महाशक्तियों का मतलब हुआ जैसे भारत चीन के मध्य क्या संबंध है, भारत अमेरिका के मध्य क्या संबंध है, भारत रूस के मध्य क्या संबंध है, ये तीन पढ़ा जाता है। और अन्य देशों के साथ संबंध पढ़ते समय आपको थोड़ा सा एक साल का करंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके किसके साथ हमारे अच्छे संबंध बने हैं। तब देखिए पेपर में निकलता है इजराइल, कि भारत का इजराइल के साथ संबंध। आजकल जैसे पेपर में निकलता है कि भारत का जो है वो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध। अब उसमें भी दिमाग नहीं लगाना है, उसमें ये सोचिए कि पिछले एक साल में किस देश में भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की यात्रा हुई है और किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश में आए, बस। तो मान लीजिए मोदी साहब ब्रिटेन गए, मोदी साहब जर्मनी गए, मोदी साहब इजराइल गए, मोदी साहब फ्रांस गए, बस ऐसे देशों का संबंध पढ़ लेना है और उसी में से आएगा, एक साल से पुराना नहीं। तब देखा जाए तो इजराइल के साथ संबंध, जिसमें बताया ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे क्या संबंध है, जैसे फ्रांस के साथ क्या संबंध है, जैसे जर्मनी के साथ क्या संबंध है। अभी मोदी साहब जापान गए थे तो जापान के क्या साथ संबंध है, बस ये सब पढ़ना है। अब इसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। अब जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे भूटान है, चाहे नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, नहीं चीन का तो हम लोग पढ़ ही लिए महाशक्ति। तो यहाँ जितने भी देश हैं इनके साथ हमारा क्या क्या संबंध है, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य क्या संबंध है, नेपाल के साथ क्या संबंध है, भूटान के साथ क्या संबंध है, मालदीव के साथ क्या संबंध है, बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, म्यांमार के साथ क्या संबंध है, अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान के साथ क्या संबंध है, श्रीलंका के साथ क्या संबंध है,
ऐसे। जो मुद्दे हैं वो भी पढ़ा जाता है। इसके बाद हम लोग का छठा नंबर जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो संगठन है वहां से प्रश्न आता है। अंतर्राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय आबलिक क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एंड क्षेत्रीय संगठन जो है, तो इसमें जैसे यूएनओ है, अब जो चर्चा में चल रहा है जैसे G20 है वहां से प्रश्न आएगा। रोज पेपर में जो पढ़ते हैं जैसे क्वाड बना है वहां से प्रश्न आएगा। जैसे एपेक की चर्चा होती है तो एपेक से प्रश्न आएगा। जैसे मान लीजिए पेपर में सार्क निकलता रहता है तो सार्क से प्रश्न आएगा। जैसे मान लीजिए ब्रिक्स है तो वहां से प्रश्न आएगा। जैसे मान लीजिए जो आसियान है वहां से प्रश्न आएगा। जैसे मान लीजिए WHO चर्चा में चला, ILO चर्चा में, जो चर्चा में चलता है वहीं से प्रश्न आता है। I2U2 आकस सब पढ़ा दूंगा। तो जितना भी I2U2 है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं I2U2 है तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए भारत है, इजराइल है और फिर जो है यूएई है और जो है अमेरिका है, तो इसको I2U2 कहा जाता है। I2+U2 या I2U2 ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यूनेस्को कभी चर्चा में रहता है, कभी यूनिसेफ चर्चा में रहता है, कभी WHO मान लीजिए चर्चा में रहा। बीमिस्टेक पढ़ लीजिए, बीमिस्टेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि खूब पेपर में रहता है। बीमिस्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बोलिए SCO पढ़ लीजिए, पढ़ा दूंगा, जो जरूरत होगा पढ़ा दूंगा। मैं इसमें हमारा आप सब्जेक्ट है ना, मैं सब्जेक्ट का देता हूं। हम केवल GS ही थोड़े ना IR पढ़ाते हैं। अब जो बोलेगा वो पढ़ा दूंगा, कोई मुझे दिक्कत तो नहीं। तभी तो बोलता हूँ जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री जो है किसी ऐसे व्यक्ति से GS पढ़िए जो ऑप्शनल पढ़ाता हो, वो डेप्थ में जाकर पढ़ा देगा। ज्योग्राफी ऐसे व्यक्ति पढ़िए जो ऑप्शनल को डेप्थ में पढ़ाता हो, क्योंकि ऊपर से ज्योग्राफी यदि पढ़ाएगा तो पीटी में देख ही लिए, ऊपर से हिस्ट्री पढ़ने पर पीटी में देख ही लिए, उड़ जाएगा फिर मामला, क्योंकि वो डेप्थ में जाना पड़ेगा ना। अब IR तो मान लीजिए 15 दिन में ही खत्म हो जाता है, 15 दिन मैक्सिमम, सब जगह 15 दिन चलता है क्लास। अब पहले दिन कहां से शुरू होगा? भारत की विदेश नीति, बच्चा को राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, विदेश नीति का तो परिभाषा पता नहीं। अब पहले दिन शुरू होगा भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब सोचिए पूरा बेसिक ABCD तो खत्म, जब वहीं से शुरू होगा तो फिर कितना समझ में आएगा, फिर वो बच्चा रटेगा। अब जैसे देखिए ये सब हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक और भी है, एक टॉपिक इसमें आता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है या रीजनल स्तर पर जो समस्याएं चलती हैं। जैसे मान लीजिए आतंकवाद है, जैसे मान लीजिए सबको करिए क्लाइमेट चेंज चल रहा है, या इसी प्रकार से जो है एनर्जी डिप्लोमेसी चल रही है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो मुद्दे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आबलिक क्षेत्रीय स्तर के समकालीन मुद्दे, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। ऊर्जा कूटनीति, आतंकवाद, इस तरह के जो मुद्दे हैं।
कभी कभी पर्यावरण, जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पर्यावरण से भी जोड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हम लोग का सिलेबस इतना पढ़ना है। ओसेनियम पड़ेगा ना, ओसेनिया में देखिए लिखा तो ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ओसेनिया बोलते हैं। ये परमाणु मुद्दा में सब वासिनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप रूप सब एनपीटी से लगाए सीटीबीटी तक जितना भी है सब, तभी तो उसमें लगभग 30 क्लास लगता है। जब इतना पढ़ लेंगे तो आपको आईआर रिवीजन करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाकर उसी तरह लिख के आ जाइए, कोई दिक्कत हो नहीं। क्योंकि एक बार जब बेस मजबूत हो जाएगा तो कहाँ से पूछेगा। चलिए अब पहले